Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine by the grace of Allah. Class, the next topic of our today lecture is about internal control. Internal control. All that a company does internally to protect its assets, ensure the proper conduct of its affairs and accuracy of its record. क्लास, अगर हम ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो इंटरनल कंट्रोल मीन्स ऑल द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट कंपनी फॉलो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इंटरनल कंट्रोल के अंडर कंपनीज अपने एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करती हैं कि किस तरह से गिवन टास्क को अचीव करना है, किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेनेंस में एक्यूरेसी क्रिएट करनी है। Basically, the purpose of internal control is to ensure the proper conduct of company affairs. The next is risk management is not just part of protecting the assets of a company, it is an essential feature of proper conduct of its affairs. क्लास, यहाँ पर उन्होंने बेसिकली बताया है कि रिस्क मैनेजमेंट का पर्पस सिर्फ एसेट्स के लिए प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि द पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क एंड टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू मिनिमाइज रिस्क बाय प्रॉपर कंडक्ट द ऑपरेशनल मैटर्स ऑफ अ कंपनी। और आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो ऑपरेशनल मैटर्स कंपनी के हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय कंपनी ऑर्डिनेंस हैं या नहीं। ओके क्लास। The next is objectives of internal control. The company receives and records in its accounting books all the incomes or revenues to which it is entitled. Class, the main objective of company management under internal control ये है कि कंपनी इस चीज़ को इंश्योर करे कि अकाउंट रिसीवेबल्स, रेवेन्यूज और इनकम्स को डेली बेसिस पर अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड किया जा रहा है। Is there no any missing record in the company accounting books? The second one is all expenditures is properly authorized, incurred for the benefits of the company and recorded. इसी तरह सेकेंड वन में ये डिस्कस किया गया है कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं, जो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको एस्टिमेट करना है और ये एक्सपेंडिचर्स किस पर्पस के लिए किए जा रहे हैं, इनमें कंपनी के लिए क्या फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। The management of the company provide the detail of these expenditures in accounting book under internal control. The third one is all assets are properly recorded and safeguarded. Their acquisition, usage and disposal is duly authorized in accordance with company's policies and requirement. इसी तरह क्लास, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपने एसेट्स के यूजेज के बारे में, उनकी एक्विजिशन के बारे में, उनके डिस्पोजल के बारे में डिटेल प्रोवाइड करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये कि इन तमाम चीज़ों की जो मेंटेनेंस हैं, जो कंडक्शन है, वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। Class, the fourth one is all liabilities are properly recorded and provision is made for all known or expected losses. Class, as we know that liabilities is defined as company's legal financial debts and obligations that arise during the course of business operations. बेसिकली कंपनी मैनेजमेंट इसमें प्रोविजन बनाएगी कि कंपनी को इन फ्यूचर कितना लॉस बियर करना पड़ सकता है और फाइनेंशियल डेट्स की फैसिलिटी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करेगी कि इन फ्यूचर अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई लॉस बियर करना पड़ सकता है तो उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ कहाँ से प्रोवाइड की जा सकती हैं। ठीक है। उसके बाद द फिफ्थ वन इज द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड अ रिलायबल बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड आर मेंटेन वेयर एप्लीकेबल in accordance with the requirement of the relevant laws and standards. Company operations are carried out in accordance with these policies and
towards achievement of its objectives. क्लास इसमें उन्होंने ओवरऑल बताया है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड का बेसिकली पर्पस क्या है, इनके फीचर्स क्या क्या हैं, क्यों हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करते हैं. क्लास द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज़ टू प्रोवाइड अ की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ये हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है. किसके लिए? फॉर द प्रिपरेशन, वेरिफिकेशन एंड ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि इन फ्यूचर अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो किसी भी किस्म का कोई भी फ्रॉड, किसी भी किस्म की कोई भी अगर मिसिंग वैल्यू है वो हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकें. एंड इन अदर वर्ड्स, accounting record is the proof of monetary and non-monetary transactions. Okay class, the next one is tools of internal control. Internal control consists of following three tools. Number one is basic control, number second is supervisory control, number third is internal checks. Let's discuss the detail about three tools of internal control. Under the tool of basic control, the first step is detailed procedures. Drawing up detailed procedure for carrying out the various duties and setting limits for approval and expenditures authority. For example, having a formal procedure manual for each department or group of activities ensure that there is only one way of handling each activity or everyone should follow that particular way. क्लास डिटेल प्रोसीजर में कंपनी मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लिमिट्स को सेट करती है कि उन्होंने किन पर्टिकुलर वे से ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है और कौन कौन सी इमोरल वैल्यूज़ से अवॉइड करना है. इनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs के बारे में बता दिया जाता है कि हाउ टू कैरी आउट द ऑपरेशंस करेक्टली इन द कंपनी. ओके क्लास, द सेकंड स्टेप इज प्री-नंबरिंग. Pre-numbering of the primary documents such as sale invoice, receipts, checks, credit notes and etc. and keeping a full account of all numbers so that any missing document is immediately noticed. The main purpose of pre-numbering is to ensure all transactions are recorded and accounting for. Class, pre-numbering basically helps to prevent रिकॉर्डिंग ऑफ सम ट्रांजेक्शन ट्वाइस. अगर हमसे कोई भी ट्रांजेक्शन ट्वाइस टाइम हो जाती है तो प्री नंबरिंग इसको डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है. जैसे कि अगर प्री नंबरिंग को फॉलो किया गया होगा या अडॉप्ट किया गया होगा तो कोई भी डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन या डुप्लीकेट नंबर का आपके सिस्टम में दोबारा से रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिस्टम इस चीज़ को रिकॉर्ड करने से डिनाई कर देगा, क्योंकि प्री नंबरिंग के थ्रू ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी हुई है. ओके क्लास, द नेक्स्ट इज क्रॉस चेकिंग ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. चेकिंग ऑफ वन डॉक्यूमेंट अगेंस्ट अनदर, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन और चेक ड्रॉन इन सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस विद रेलिवेंट इनवॉइस, गुड रिसीव्ड नोट, कॉपी ऑफ द अदर गिवन एंड एक्सेट्रा. Class, you have to check one document against another to verify the record. जैसे कि चेक अगर पे करना है या चेक की अदायगी करनी है तो उसकी अमाउंट की अदायगी से पहले आप इनवॉइस के साथ उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे. ठीक है, गुड रिसीव नोट के साथ उसको कंपेयर करेंगे, ऑर्डर गिवन के साथ जो ऑर्डर गिवन की कॉपी है उसके साथ कंपेयर करेंगे कि आइदर इनकी वैल्यूज़ में कोई अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन तो नहीं है. इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद आप चेक की अदायगी करेंगे. द नेक्स्ट इज रेगुलर वेरिफिकेशन. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स टू देयर रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स. क्लास, इसमें कंपनी मैनेजमेंट ने स्टॉक की और कैश की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करनी है कि स्टॉक की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड है या नहीं, यानी कि आपके स्टॉक में जो मटेरियल अवेलेबल है
उसकी जितनी वैल्यू आपके स्टॉक में अवेलेबल है, क्या उतनी ही वैल्यू आपने जो रिकॉर्ड की हुई है अपने सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग है? कोई मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है इसमें। इस चीज़ को आपने वेरीफाई कर लेना है। आपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपके स्टॉक में 10 स्टॉक की वैल्यू ऐड है, आपके स्टॉक में उन मटेरियल की वैल्यू 10 है, तो आपके रिकॉर्ड में भी उसकी वैल्यू क्या 10 ही है? कोई अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन तो नहीं की गई। द नेक्स्ट इज रेगुलर बैलेंसिंग ऑफ बुक्स, regular balancing of ledger and extraction of trial balance to check on the arithmetical accuracy. क्लास एज वी नो डैट के लेजर और ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है? हम अपने अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन के लिए लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और इनमें बैलेंस को क्रिएट करते हैं ताकि एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके, हर ट्रांजैक्शंस की डिटेल के बारे में हमें पता चल सके। आपको पता है कि इसमें हम जो है 1 बाय 1 जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो हर ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी के बारे में हमें पता चल सकता है और इसी तरह से हम अपने अकाउंट्स में एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज प्रॉपर अरेंजमेंट्स, मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर फिजिकल custody of assets, significant documents and other valuable items. Company management is responsible for making proper arrangements for the physical security and safety of assets, documents and other items. क्लास इसमें ये है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट होगी वो जितना भी आपका फिजिकल स्टॉक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी कंपनी की रिलायबल वैल्यूएबल आइटम्स जितनी भी हैं, वो कंपनी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी कि उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करे ताकि उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन मिसिंग ना हो, कोई मटेरियल मिसिंग ना हो, कोई रिकॉर्ड मिसिंग ना हो, ठीक है। इसके लिए कंपनी मैनेजमेंट जो है वो इनिशियली बेस पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स जो है वो कर लेती है। राइट एम्प्लॉय फॉर द जॉब, मोस्ट इम्पोर्टेंट, choosing the right person for jobs and keeping them motivated to their best. क्लास इसमें यह है कि कंपनी मैनेजमेंट ने ड्यूटीज़ को जब भी असाइन करना है अमंग एम्प्लॉयज़, तो एलोकेशन ऑफ वर्क जो होगी वो अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एक्सपर्टीज़ होगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। यानी कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉई को टास्क असाइन करने के लिए जा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि क्या उस एम्प्लॉइज़ में उतनी कैपेसिटी, उतनी एबिलिटी, इतना नॉलेज है कि उस टास्क को फुलफिल कर सके, उसमें इतनी स्किल्स हैं, उसमें इतना नॉलेज है कि वो उस टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ओके क्लास, ओके। द नेक्स्ट tool of internal control is supervisory control. Under supervisory control, the first step is authorization evidence. Authorization evidence, authorization of documents after examination and checking by a responsible officers before any further processing take place, like payment voucher are checked before any check is prepared. ऑथोराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स की अथेंटिसिटी को मेक श्योर करना होता है। बेसिकली सबसे पहले जो रेलिवेंट पर्सन होगा, यानी जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर कंपनी की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगी वो वेरीफाई करके अप्रूवल देंगी। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको पहले भी दी है कि किसी भी चेक की जब अदायगी करनी है तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर वेरीफाई किया जाएगा कि आया ये एक्सपेंसेस आपकी कंपनी में हुए हैं या नहीं हुए, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी कंपनी में यूज़ की गई है या नहीं की गई, उसके बाद जाके चेक की अदायगी की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनल अप्रूवल बिफोर फाइनल एक्शन। फाइनल अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर दे हैव गॉन थ्रू द बेसिक कंट्रोल्स, लाइक फाइनल अप्रूवल ऑफ पेरोल बिफोर द वेजेस आर विड्रॉन फ्रॉम बैंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लास जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में ऊपर वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया है
कि फाइनल एक्शन से पहले फाइनल अप्रूवल ली जाती है, फिर फर्दर प्रोसेसिंग करना होती है। जैसे कि सैलरीज और वेजेस को एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पे रोल की फाइनल अप्रूवल ली जाएगी। ओके क्लास। Authorization of evidence. Authorization of documents after examination and checking by a responsible officers before any further processing take place, etc. Payment voucher are checked before any check is prepared. क्लास ऑथोराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स की अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट्स की अथेंटिसिटी को मेक श्योर करना होता है। सबसे पहले जो रेलिवेंट पर्सन होगा, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। फिर कंपनी की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगी वो वेरीफाई करके अप्रूवल देंगी। जैसा कि कोई भी चेक की जब अदायगी करनी है, जब पेमेंट करना हो, तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर वेरीफाई किया जाएगा और बाद में चेक की अदायगी की जाएगी। क्लास ये तमाम चीज़ें कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के लिए की जाती हैं, ताकि आने वाले दिनों में या आने वाले अरसे में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपकी कंपनी को फेस ना करनी पड़े। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनल अप्रूवल बिफोर फाइनल एक्शंस। फाइनल अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर दे हैव गॉन थ्रू द बेसिक कंट्रोल, लाइक फाइनल अप्रूवल ऑफ पेमेंट, फाइनल अप्रूवल ऑफ पेरोल बिफोर द वेजेस आर विड्रॉन फ्रॉम बैंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लास जैसे कि मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया ऊपर के फाइनल एक्शन से पहले फाइनल अप्रूवल ली जाती है, फिर फर्दर प्रोसेसिंग करना होती है। इसी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे कि सैलरीज और वेजेस को एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पे रोल की फ़ाइनल अप्रूवल ली जाएगी। जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो पे रोल की फ़ाइनल अप्रूवल नहीं देगी, तब तक जो सैलरीज और वेजेस होंगी वो एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती। The next one is review of basic control applied in each case. Review of basic control techniques by a supervisors, for example, inspection of reconciliation and checking control account balance. Class review of basic control में बेसिकली कंपनी मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी बनाती है। रिव्यू कमेटी बनाने का पर्पस क्या होता है, ताकि जो रिव्यू कमेटी के मेंबर्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करें, उनकी चेकिंग और अकाउंट बैलेंस को कंट्रोल करें। ठीक है। द नेक्स्ट इज प्री ऑडिट ऑफ मेजर एक्सपेंडिचर्स और डिसबर्समेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मस्ट बी ऑडिटेड बिफोर कमिटमेंट टू एक्सपेंडिचर्स इज मेड एंड आल्सो बिफोर द एक्चुअल पेमेंट इज मेड। इंटरनल कंट्रोल के अंडर क्लास कंपनी मस्ट बी ऑडिटेड बिफोर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, यानी कि जब भी आपने किसी चेक की अदायगी करनी है तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जिस चेक की आप अदायगी कर रहे हैं क्या वो वाकई में ही चेक यूटिलाइज़ किया गया है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आपकी कंपनी ने यूटिलाइज़ किए हैं, और अगर वो एक्सपेंसेस आपकी कंपनी में हुए हैं तो वो किस वजह से हुए हैं, उनकी बैकएंड पे कंपनी के लिए क्या बेनिफिट होना था। तो इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपने पेमेंट की अदायगी करनी है। ओके क्लास। द नेक्स्ट इज इंटरनल चेक्स। द फर्स्ट रूल ऑफ इंटरनल चेक इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, division of responsibilities between departments, sections and individuals, so that no one person handles a transaction from its beginning to its end. बच्चों, तो बेसिकली मेन पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट टू ओवरबर्डन अ सिंगल पर्सन। यानी कि हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्यों करते हैं, ताकि हम सिंगल पर्सन को ओवरबर्डन ना कर सकें, वो ओवरबर्डनाइज ना हो अपने काम की वजह से। कोई भी एक पर्सन ही स्टार्ट से लेकर एंड तक ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं करेगा। डिफरेंट वर्कर्स में काम को डिवाइड किया जाएगा और हर वर्कर उस काम की हद तक रिस्पॉन्सिबल होगा। श्योर क्लास। द नेक्स्ट इज प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स एंड अथॉरिटी। ईच एम्प्लॉई शुड बी गिवन द प्रिसाइज लिमिट
of its responsibilities and authority, preferably in writing. Similarly, all procedures should be documented. क्लास, जैसे कि आपको बताया कि एम्प्लॉयज़ को उनकी वर्क लिमिटेशंस के बारे में बता दिया जाता है और उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाता है जिसमें क्लियरली और प्रिसाइसली उनको वर्कर्स को उनकी लिमिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी को के बारे में बता दिया जाता है, जिसके तहत उन्होंने कंपनी में अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देना होता है कि हाउ टू परफॉर्म इन अ कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. द नेक्स्ट वन इज staff rotation. Staff should be rotated in various jobs so that no one person deal with one aspects of a transaction or for too long. क्लास, स्टाफ रोटेशन का बेसिकली पर्पस क्या होता है, हम क्यों स्टाफ रोटेट करते हैं कंपनी के अंडर. क्लास, स्टाफ रोटेशन और जॉब रोटेशन बेसिकली सिस्टमैटिक मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या कहा गया है कि स्टाफ रोटेशन का बेसिकली रोटेट करने का मकसद ये है कि ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, कि उनकी कैरियर डेवलपमेंट को किस तरह से इन्हेंस करना है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करनी है. इस वजह से हम लोग स्टाफ को रोटेट करते हैं. और क्लास, इसमें बेसिकली स्टाफ रोटेट करने का एक अहम पर्पस ये भी होता है कि अगर आप एक तरह का काम जो है कई अरसे से एक बंदा जो परफॉर्म कर रहा है, या आप अपनी एग्जांपल ले लें कि आप एक ही तरह का काम कई अरसे से किए जा रहे हैं, तो आप उस काम से बोर हो जाएंगे. समथिंग न्यू आपके माइंड में होगा कि हम कुछ न्यू करना चाह रहे हैं, जिससे जो है आप एक इनोवेटिव आइडियाज़ अपने माइंड में लेके आते हैं. बजाय इसके कि कंपनी आपको न्यू काम नहीं देती, वो आपको एक एग्जिस्टिंग काम पे लगाए हुए हैं, ठीक है ना. तो आप उस काम से बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे. आप उस काम को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस अटेंशन से उस काम को परफॉर्म करना चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये भी बात की है कि स्टाफ रोटेशन जो है वो आप जो है वो होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. हर तरह का काम हर तरह के एम्प्लॉयज़ को आना चाहिए. द नेक्स्ट इज एनुअल लीव्स मस्ट बी टेकन. एम्प्लॉयज़ शुड बी encouraged to take their annual leaves. If an employee is reluctant to do so, his area should be carefully checked by internal auditors, and if possible, he should be rotated to another job. क्लास, यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि एनुअल लीव भी एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए उनकी इंकरेजमेंट के लिए, उनका मोटिवेशनल लेवल बढ़ाने के लिए. अगर आपने एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशनल लेवल बढ़ाना है, आप ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के साथ लॉयल्टी क्रिएट करें, तो आपको भी आपकी कंपनी को भी चाहिए कि आप उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करें. बेनिफिट्स किन किन शेप में हो सकते हैं, आप उनको बोनसेस वगैरह प्रोवाइड करें, स्पेशल डिविडेंड प्रोवाइड करें, स्पेशल अलाउंस प्रोवाइड करें, उनको एनुअल लीव्स प्रोवाइड करें, जिससे उनका मोटिवेशनल लेवल बढ़ेगा और वो आपकी कंपनी के साथ बी ऑनेस्ट होकर काम करेंगे. और आपने इसमें ये भी चेक करना है कि अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा करने से रिफ्यूज़ कर देता है तो उसकी बैकएंड पे क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं कि वो क्यों एनुअल लीव लेने से मना कर रहा है. क्या उसके पीछे या उसको कोई कंपनी का कोई प्रेशर तो नहीं है उस पर. तो अगर ऐसी कोई भी रीज़न आप फाइंड आउट कर सकते हैं या आप ऐसे कोई भी रीज़न फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपको चाहिए कि उस एम्प्लॉई को फ़ौरन से रोटेट कर दें किसी दूसरी जॉब में. ओके क्लास. ओके, थैंक यू. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. इन केस ऑफ एनी क्वेरी या इन केस ऑफ एनी इशू यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी वाया ईमेल और व्हाट्सएप. थैंक यू. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.